हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं 17th बीपीएससी की जो प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए। और इस कड़ी में ये हमारा 25वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 24 लेक्चर किए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने 56 टू 59 बीपीएससी के क्वेश्चन किए हैं। देन फिर 60 टू 62 बीपीएससी के क्वेश्चन किए हैं, 63rd बीपीएससी के पूरे क्वेश्चन किए हैं, 64th के किए हैं, 65th के किए हैं, 66th के किए हैं और 66th में एक री एग्ज़ाम भी हुआ था उसके भी क्वेश्चन किए हैं। 67th में एग्ज़ाम जो हुआ था वो कैंसिल हो गया था, उसके भी क्वेश्चन किए थे। नाउ 67th के जो री एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन के हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं। अब जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ सजेशन है। पहला तो ये सजेशन है कि 1 से 24 तक की वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब हम उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, आप पीछे से देखते आओगे तभी आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, या उस कॉन्सेप्ट पे पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, तो वो आपको बेनिफिट होगा और वो फिर आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि पीडीएफ अगर बात करते हैं तो हर पीडीएफ जो है सो 100 पेज की है। अगर मान लीजिए कि अगर आप पीडीएफ को सबको डाउनलोड भी कर लेते हो और आपको प्रोवाइड भी हो जाता है, तो 2400 पेज टोटल अभी तक हो चुकी है। पूरा ख़त्म होते होते ये आपको 4000 पेज की आपको हो जाएगी। नाउ द थिंग इज़ दैट कि 4000 पेज को तो आप उलट भी नहीं पाओगे, तो बेटर है कि आप रनिंग नोट बना दो कि अगर 24 है तो 25-26 पेज में आपके नोट्स बन गए होते। एक पेज से ज़्यादा में नोट्स आपके बनेंगे नहीं। जो भी पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं, जो भी कुछ, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो 24 पेज रिवीजन कर सकते हो, बट आप 4000 स्लाइड को रिवीजन कर नहीं सकते हो। तो बेटर है कि आप नोट्स बनाएं, रनिंग नोट्स बना दें। थर्ड थिंग ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि टेलीग्राम चैनल है PYQ_pedia, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाटा है, कुछ फैक्ट है, ये सब बिहार रिलेटेड जो डाटा है वो सब भी हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। बाकी अगर कोई डाउट्स वगैरह होगी तो देन वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 25। सो पहला हमारा क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी। तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक स्थान जो है सो व्यापारिक संबंध जो है कुषाण ने स्थापित की थी। कुषाण चाइना की हन डायनेस्टी के साथ भी उनका रिलेशन था। इसके बाद पर्शिया के साथ उनका व्यापार का रिलेशन था, और रोमन एम्पायर का तो ही था ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन से मुस्लिम शासक थे जिसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम बोला जाता है। दारुल इस्लाम का मतलब होता है हाउस ऑफ पीस, वैसा जगह, वैसी स्टेट, वैसी कम्युनिटी, है ना, वैसी स्टेट, वैसी होम जो आपको फ्री प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम को अलाउ करता है, फ्री प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम को अलाउ करता है। ठीक है, तो दारुल इस्लाम क्या समझ में आ गया। इल्तुतमिश जी थे, उनको माना जाता है कि उनका जो एम्पायर था वो दारुल इस्लाम का पार्ट था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सल्तनत के टेरिटरीज को तो बढ़ाया ही था और मुस्लिम रूल को कंसोलिडेट किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इन्होंने सिस्टम बनाया था, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी था, और इन्होंने इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट अपने एम्पायर में किया था। तो इसलिए इल्तुतमिश को हम लोग, इल्तुतमिश के एम्पायर को दारुल इस्लाम का पार्ट माना जाता है। इसके बाद एक, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। कौन से थे, अलाउद्दीन खिलजी जी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, बलबन थे, इल्तुतमिश थे। तो खलीफा, उलेमा, ये सब जो होते थे वो आपको इस्लामिक लॉ के इंटरप्रेटर होते थे, रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे। तो ये जो है सो जो सुल्तान की पॉलिसी होती थी उसमें भी इन्फ्लुएंस करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरह से अपोज किया था कि भैया आप लोग हमारे स्टेट के अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करोगे। ठीक है ना, तो ये कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोनों होंगे आंसर, तो मोर देन 1। अगला हमारा क्वेश्चन था कि तुगरील खान जी थे, वो आपको रेज द स्टैंडर्ड ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग हुज रीजन। तुगलक खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि तुगरील खां, ये तुगरील बेग भी बोलते थे, इन्होंने क्या किया था, इनको जो है सो बलबन ने इनको भेजा था, बेग जी को भेजा था बंगाल का नवाब बना, बंगाल का गवर्नर बना करके। बंगाल का गवर्नर 1279 ईस्वी में ये बेग जी क्या किए, अपने आप को बोल दिए कि भैया हम बलबन से इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो गए और बंगाल का हम राजा बन गए, रूलर ऑफ बंगाल हम बन गए। अब इस कारण से बलबन को आना पड़ा और बेग जी से लड़ाई करनी पड़ी, और लड़ाई करके बेग जी को मार दिया गया। तो तुगरील खान ने किसके शासन के काल के दौरान विद्रोह किया था, तो ये थे हमारे बलबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सो कंट्रोल टेरिटोरियल और बढ़ रही थी ट्रेड में और इंडिया में इन्फ्लुएंस बढ़ रही थी, तो ये आपको औरंगजेब को अच्छा नहीं लग रहा था। तो सबसे पहले जो आपको औरंगजेब जो है सो ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष स्टार्ट किया था। सो ये थे औरंगजेब जी। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें कुछ इशूज हैं, आप अब आराम से देखिए। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द सोशल रिफॉर्म, कौन से ऐसे सोशल रिफॉर्म्स हैं जो इंट्रोड्यूस किया गया है विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ शक्ति। तो आप लोगों को पूरी तरह से पता होगा कि 1829 में आया था। ठीक है, और इसमें जो है सो 1829 में ये आया था और इसमें जो है सो विलियम बेंटिक का योगदान है। तो ये तो पूरी एवोल्यूशन ऑफ शक्ति जो है सो आपको जाती है किसको, विलियम बेंटिक का। इन्होंने ये सोशल रिफॉर्म इन्होंने किया था। विलियम बेंटिक की जो कार्यकाल थी वो 1828 से 1835 थी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और विलियम बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया की बोलते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज बैंड ऑफ थग्स, ये बेंटिक जी का ही सुझाव था। ये चाहते थे कि ये खत्म हो जाए सप्रेशन ऑफ ठगी, इसके लिए इन्होंने कैप्टन स्लीमैन को आपको बोला था कि इस पे वर्क करने के लिए। तो सप्रेशन ऑफ ठगी जो है सो ये भी 1830 में, ये भी योगदान पूरा जाता है विलियम बेंटिक को। ये दोनों का तो एकदम फिक्स है। इनके समय में आता है 1833, और 1833 में ही एक चीज़ और होती है कि ब्रिटेन में आपको स्लैवरी को एबोलिश करने की एक्ट पास होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1833 में, ये ध्यान रखना है आपको, पास होती है। ठीक है, इंडिया में अगर बात करें तो ये जो स्लैवरी का पास हुआ है ये आपको 1843 में पास हुआ है। इंडिया में स्लैवरी का जो पास हुआ है स्लैवरी का वो 1843 में हुआ है। ठीक है ना। लॉर्ड एलन बोरो जो थे उस समय, लॉर्ड एलन बोरो 1843 में आपको क्या थे, गवर्नर जनरल थे। समझ में आया, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड एलन बोरो। तो अगर दूसरी बात क्या है तो ये एवोल्यूशन सबली, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये इंट्रोड्यूस जो किया था ये एक्ट अगर बात करें तो यहाँ पे पास हुआ था। डेफिनेटली विलियम बेंटिक बात कर रहे थे कि स्लैवरी को खत्म करना है और उस समय ब्रिटिश में खत्म भी हुआ था, बट अगर एक्ट की बात करें तो वो आपको 1843 में पास हुई है स्लैवरी के लिए। ठीक है ना, एलन बोरो के समय में। अब क्या इशू है आपको समझ आएगा। ये रिमूवल ऑफ डिजेबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, ब्रिटिश ना चाहते थे कि भाई सब रिलीजन इधर से क्रिश्चियनिटी वगैरह इधर से उधर सब चेंज करे। तो जितनी भी कानून बनी हुई थी है ना, जिसमें था कि अगर आप दूसरे कास्ट में चेंज हो जाओगे, दूसरे रिलीजन में चले जाओगे तो आपको सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, वो सारे लॉ को ब्रिटिश ने कास्ट डिजेबिलिटी, रिमूवल ऑफ डिजेबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन चेंज के कारण, जो आपकी धर्म परिवर्तन के कारण जो आपको अधिकार खत्म था, अयोग्यता हो गया था, उस सारे प्रावधान को 1850 में हटा दिया। और आपको पता होगा कि 1850 में कौन थे, डलहौजी जी थे। कौन थे, डलहौजी। तब ये पूछ रहा है कि कौन से इंट्रोड्यूस किए थे, सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस विलियम बेंटिक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। सो 1 और 4 इज द क्लियर, तो ये तो होना नहीं है। अब हमारा जो ऑप्शंस हैं, और ये तो आपको जो थर्ड नंबर वो तो आपको डलहौजी के समय चला गया। ठीक है, 1850 में चला गया। और ये हमारे जो विलियम बेंटिक जो है वो 35 में ही खत्म हो गए थे, 35 में ही चले गए। नाउ द थिंग इज दैट, तो थर्ड होना नहीं है। ठीक है, सो थर्ड जब होना नहीं है तो इसमें आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4 होगा, नहीं तो नन ऑफ द एबव, कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। अब आप समझिए इसमें क्या होगा। अब इसमें बेसिकली आंसर होना चाहिए 1 और 4। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है 1, 2 और 4, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि क्या उन्होंने सोचा होगा। मैंने आपको पूरी फैक्ट बता दी, नाउ आई एम सेइंग कि भाई क्या उन्होंने सोचा होगा कि विलियम बेंटिक ने स्लैवरी, जब 1800 विलियम बेंटिक के समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्लैवरी के खिलाफ एक्ट पास हुआ था, तो यहाँ पे भी वो चाहते थे, दे वांट कि स्लैवरी की खत्म हो जाए और एक्ट आ जाए। सो वो चाहते थे, बट ऐसा इन्वॉल्वमेंट कुछ ऐसा हुआ नहीं था। मे बी दिस इज द रीजन जिसमें बीपीएससी ने 1, 2 और 4 का किया है। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है, बट आपको मैंने पूरी फैक्ट बता दी है कि बीपीएससी ने क्या आंसर दिया है और क्या क्या सिनेरियो है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिंध वाज कन्क्योर्ड एंड एनेक्स्ड बाई। ठीक है, तो सिंध जो है सो बलूची चीफ जो होता है ना, वो इसको कंट्रोल करते थे। सिंध को कंट्रोल कौन करते थे, ये थे बलूची चीफ्स। बलूची के चीफ जो होते थे वो कंट्रोल करते थे, और बलूची के चीफ को कलेक्टिवली क्या बोलते थे, आमिर्स ऑफ सिंध। आमिर्स ऑफ
सिंध। आमिर ऑफ खैरपुर, हैदराबाद, मीरपुर, है ना ये। अब चूंकि ये पोर्ट्स जो सिंध का पोर्ट्स था, है ना, उसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन था, तो वो चाहते थे कि हमारे पास आ जाए और वहाँ पे एक हम फैक्ट्री खोलें। ठीक है ना, क्लियर। तो उन्होंने ये चाहा था। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जब लॉर्ड एलन बोरो रहते हैं, लॉर्ड एलन बोरो जब आपके गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने एक ट्रूप भेजा था, मतलब ट्रूप्स को भेजे थे कि आप जाइए। ट्रूप्स के किसके अंदर में भेजे थे? ये थे चार्ल्स नेपियर के अंदर में इन्होंने भेजा था कि पूरी पावर देकर के जाइए, सिंध पे आपको कंट्रोल कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग हार गए, है ना, बलोचिज लोग जो है सो वहाँ पे हार गए, है ना। वो बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ मियानी। ठीक है, एंड बैटल ऑफ दोबो 1848 में होती है, और सिंध आ जाती है ब्रिटिश एम्पायर में। और उसी समय फर्स्ट गवर्नर जो सिंध के होते हैं वो चार्ल्स नेपियर को अपॉइंट किए जाते हैं। तो कौन कॉन्क्योर किया था, किसके नेतृत्व में? ये थे नेपियर जी, और नेपियर ही फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध। अगर आपसे पूछेगा कि इसमें किसने भेजा था, तो बोलेंगे एलन बोरो ने भेजा था। ठीक है, लॉर्ड एलन बोरो ने ट्रूप के नेतृत्व में ट्रूप जो है सो विजय प्राप्त की थी। समझ में आ गया? हो जाएगी क्वेश्चन। सलीमन क्यों फेमस है पता ही है आपको, कैप्टन सलीमन ठगी से रिलेटेड है। अगला है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ठीक है, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इसमें भी एक चीज़ है, आप देखिए, सेंसस पहली बार जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। आपको किसके समय में? लॉर्ड मायो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड मायो की हुआ था। इसके बाद से 10 साल तक, हर 10 साल पे हो रही है। लेकिन पहला कंप्लीट सेंसस अगर पूछेगा आपको, फर्स्ट सेंसस इंट्रोड्यूस हुआ था 1872 में, बट कंप्लीट सेंसस अगर बात करेंगे, कंप्लीट सेंसस ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो वो 1881 से हुआ है, 1881 में। और किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। क्या क्या चीज़ इसमें याद रखेंगे? और 1949 के बाद, है ना, ये जो है सो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ये आते हैं किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में, 1949 से। ना फिर से एक बार समझिए, अगर आपसे पूछेगा कि फर्स्ट सेंसस इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 1872 में हुआ था, लॉर्ड मायो के रीजन में, बट पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। कंप्लीट सेंसस जो है सो 1881 में हुआ था, रिपन के रीजन में। इतनी तो याद रख ही सकते हैं, सेंसस पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज सेंसस न्यूज में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को जो हैंग की गई थी वो डेट तो आपको याद ही होगा, यह है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को आपको फांसी दी गई थी। इनको जो डेथ सेंटेंस मिली थी वो कब मिली थी? 7 अक्टूबर 1930 को फांसी दे दी गई, 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ था। उसमें पहले सत्याग्रही जो थे, फर्स्ट सत्याग्रही थे, वो थे विनोबा भावे। दूसरे थे, सेकेंड जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। और थर्ड जो थे उनका नाम है ब्रह्मदत्त। ये हमने पिछली क्लास में भी कितनी बार पढ़ा है। ठीक है ना, वही क्वेश्चन है आपसे सेम, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ठीक है ना। तो 14 अगस्त 1942 को, है ना, उषा और उसके कुछ क्लोज एसोसिएट्स थे, उन्होंने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किए थे, उषा मेहता जी, है ना। और 27 अगस्त 14 अगस्त को स्टार्ट किया था, 27 अगस्त को ये ऑन एयर हुए थे 1942 में। ठीक है ना। कौन से रेडियो स्टेशन था? सीक्रेट रेडियो स्टेशन, क्लैंडस्टीन रेडियो स्टेशन। तो ये कौन थे? ये थे उषा मेहता जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध। बिंबिसार के फिजिशियन कौन होते थे? तो जीबक जो है वो आपको पर्सनल फिजिशियन हुआ करते थे बिंबिसार के। ठीक है ना। तो ये ध्यान हमको
रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। बिहार में तुर्क रूल के फाउंडर कौन थे? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? क्या वो इब्न बख्तियार खलजी है, बख्तियार खिलजी है, इब्राहिम जी है, दरिया खान नुहानी है, या मलिक हुशामुद्दीन है? तो इख्तियार अल मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जिसको बख्तियार खिलजी भी सीधे बोलते हैं, ये तुर्को अफगान मिलिट्री जनरल हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के। ठीक है ना। ये आपको बंगाल और पार्ट्स ऑफ बिहार में आपको गए थे और वहाँ पे अपना मुस्लिम रूल स्टार्ट किए थे। बंगाल में खलजी डायनेस्टी के जो संस्थापक भी यही थे। ठीक है ना। तो ये कौन थे? बख्तियार खिलजी, तुर्को अफगान मिलिट्री जनरल थे। किसके? घुरिड रूलर मोहम्मद घुर के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? मैंने आपको बताया था कि जब बंगाल का पार्ट था बिहार, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। उनका नाम था चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ठीक है। जब बंगाल बिहार जब बंगाल का पार्ट होता था तो उस समय बिहार जो है सो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा राज किए जाते थे। तो उसमें पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे बिहार के, वो थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद ये ध्यान रखना है, तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है, फर्स्ट इंडियन जो थे वो थे आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इंडिपेंडेंस से पहले जब बिहार का जब विभाजन हो गया है ना, बंगाल से हट गया, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जो अपॉइंट हुए थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जो थे वो थे जेम्स सिफ्टॉन। ये फर्स्ट गवर्नर थे बिहार के। लेफ्टिनेंट गवर्नर फर्स्ट चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, फर्स्ट गवर्नर जेम्स सिफ्टॉन। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहला बने थे वो थे जयराम दास दौलत राम। ठीक है, जयराम दास दौलत राम। समझ में आ गया। और 1920 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है सो इंडियन लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन पूछा है प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार 1920 में। होप आपको ये समझ में। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन है। तो संथाल पे हम लोग बहुत बार क्वेश्चन किए हैं। 1855 से 57 के बीच में हुआ था और संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो थे सिद्धू और कान्हू। बाद में रिवॉल्ट के बाद आपको संथाल परगना क्रिएट किया गया था, है ना। तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। इसके रीजन जो थे सिंहभूम रीजन, हजारीबाग रीजन, भागलपुर, मुंगेर, बीरभूम रीजन, ये सब जगह पे संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, वो अगेन द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट था संथाल ट्राइब का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ये चौरी रिवॉल्ट जो है सो बिहार का कब हुआ था? देखिए, ये आपको जो चुआर रिवोलियन भी बोलते हैं, चुआर रिवेलियन, अब इनको चौरी बोल रहे हैं बट चुआर रिवेलियन है, जो कि आपको 1798-99 में पीक पे था। और इनके जो लीडर थे उनका नाम है दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह। ठीक है, चुआर्स जो होते हैं वो लोकल ट्राइब्समैन थे। ठीक है, तो इनके बीच में, लोकल ट्राइब्स के बीच में, और पाइक क्या है? पुलिसमैन थे, है ना, हेरिडेटरी पुलिसमैन थे। ठीक है ना। तो इनसे आपको लड़ाई थी। ठीक है ना। अब आप समझिए, अब होता क्या था, ये जो लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई थी उसमें चुआर और पाइक थे, वो दोनों जो है सो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। तो पाइक जो थे वो क्या थे कि हेरिडेटरी, वो शुरुआत से ही जो है सो जनरेशन से आपको जो है सो पुलिसमैन और गार्ड्स की तरह जॉब करते आ रहे थे। ठीक है, तो पाइक तो ये हो गया। चुआर्स जो थे वो अपना मुगल टाइम से ही लैंड्स वगैरह पे
क्या कहते हैं लैंड वगैरह पे वर्क वगैरह करते थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी आई, उसमें जो है सो उनका जॉब भी चली गई और उनकी फार्मलैंड चली गई। तो इन सब के कारण जो है सो ये लोग रिवॉल्ट किए थे, ठीक है। तो चुआर रिवेलियन याद रख सकते हैं। अभी चौड़ी विद्रोह है कि चुआर रिवेलियन है, चुआर रिवेलियन ही आपको न्यूज़ में है, चुआर रिवेलियन ही बुक्स में है। छोटा नागपुर रीजन और बंगाल के बीच में हुई थी। तो 1798 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार को, उड़ीसा से बिहार को पृथक किया है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से सेपरेट कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया था। उड़िया स्पीकिंग लोगों के लिए, है ना, लड़ाई की बात हो रही थी, है ना। तो इसमें एक लीडर थे जिसको फादर ऑफ उड़ीसा नेशन कहते हैं। फादर ऑफ उड़ीसा नेशन कौन है ये? मधुसूदन दास। ये चाहते थे कि उड़िया स्पीकिंग पीपल को बिहार से अलग कर दे। तो इसके एफर्ट पे, है ना, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा सेपरेट प्रोविंस बन गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, है ना। आसान सा क्वेश्चन है। बुद्धिस्ट काउंसिल पे हमने बहुत क्वेश्चन की है। पहला जो है सो 483 BC में हुई थी और राजा थे अजातशत्रु जी। अजातशत्रु जो है सो राजा थे, है ना। और इसमें जो है सो जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो थे महाकश्यप, ठीक है। और ये हुए थे राजगीर में, ये हुआ था, ठीक है ना, जहाँ पे विनय पत्रिका और सुत्त पत्रिका का कंपाइलेशन हुई थी। ये हमने बहुत बार पढ़ी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है ना। तो अगर आप सबसे पहले जो अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसमें श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त थे। पहले कौन सा था? श्रीगुप्त जी जो थे गुप्ता एम्पायर में सबसे पहले है। देन घटोत्कच है, घटोत्कच गुप्त है। इसके बाद चंद्रगुप्त वन है ना। और इसके बाद समुद्रगुप्त है, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 लोग होते हैं, वन इज द रामगुप्त और एक होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप लोगों को पता है कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। तो विशाखा दत्त ने एक ड्रामा लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम। ये आपको पता है, देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है, लिखा किसने है ये ड्रामा? ये लिखे हैं विशाखा दत्त ने। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये हो गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन हो गई, इस ड्रामा में ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त ने अपने एल्डर ब्रदर रामगुप्त को मार दिया था। रामगुप्त को मार करके सत्ता हासिल की थी। श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच, ठीक है ना। फिर चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी जो लिच्छवी की थी। इसके बाद यहाँ से आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का ये आपको 2 होते हैं, वन इधर रामगुप्त, एक चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं। तो रामगुप्त इनका बड़ा भाई होता है, उनको मार करके और ये आपको याद है। तो ये कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। आप ये देख सकते हो पूरा इंपेरियल गुप्ता के कौन कौन से हैं, श्रीगुप्ता, घटोत्कच। और जहाँ यहाँ 2 हुए तो एक तो मरेंगे, तो एक आए हैं। फिर इसमें आपको प्रभावती आती है, वक्टक की क्वीन, कुमार गुप्त आ जाते हैं। फिर ये गोविंद गुप्त चले जाते हैं, कुमार गुप्त आ जाते हैं। तो इस तरह से है। तो कौन से गुप्त किंग थे ये? और ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है? देवी चंद्रगुप्तम जो ड्रामा है विशाखा दत्त का, उसमें। वर्धान डायनेस्टी के फाउंडेशन किसने किया था? तो वर्धान डायनेस्टी जो है सो पुष्यभूति डायनेस्टी आप लोग जानते हैं, है ना। पुष्यभूति डायनेस्टी, है ना। पुष्यभूति डायनेस्टी को ही हम वर्धान डायनेस्टी बोलते हैं। सो हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धान डायनेस्टी? तो पुष्यभूति डायनेस्टी को ही हम वर्धान डायनेस्टी बोलते हैं। और ये जो है सो आपको पुष्यभूति, मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे है। और पुष्यभूति ही फाउंडर थे पुष्यभूति डायनेस्टी का, पुष्यभूति ही फाउंडर थे, ठीक है ना, क्लियर। और इसमें जो पुष्यभूति डायनेस्टी था उसमें एक किंग हुआ करते थे, जो सबसे नोटेबल किंग हुआ करते थे, वो थे प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना। प्रभाकर वर्धन उसके राजा होते थे, क्लियर, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट एक किंग होते थे। और इसी में आप लोग पढ़े होंगे हर्षवर्धन जो है ये भी आपको वर्धन डायनेस्टी के था। तो हम लोग पढ़ते हैं ना पुष्यभूति डायनेस्टी, तो पुष्यभूति डायनेस्टी वर्धन डायनेस्टी है। इनका नाम पुष्यभूति डायनेस्टी इसलिए पड़ा, इसलिए है क्योंकि पुष्यभूति ने इसको स्टार्ट किया था। तो पूछ रहा है वर्धन डायनेस्टी को किसने स्टार्ट किया था? पुष्यभूति। और इसमें 2-3 राजा जो है सो इंपॉर्टेंट थे, उसमें थे प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, ये सब,
ठीक है ना। पुष्यभूति जो देखिए ये पुष्यभूति डायनेस्टी थी, इसी को वर्धमान डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। सरगासो सी जो है सो कौन से सी का पार्ट है ये पूछ रहा है। देखिए सरगासो सो जो है सी जो है ये आपको पूरी तरह से अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है, और ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। अब ये सरगासो सी जो है ना ये ओनली सी विदाउट ए लैंड बाउंड्री, विदाउट ए लैंड बाउंड्री, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक एल्गी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गोल्डन कलर की एक एल्गी पाई जाती है जिसका नाम है सरगाशम। क्या पाई जाती है? सरगाशम। तो यहाँ से इसको नाम पड़ा है, ठीक है ना, और ये फ्लोटिंग करते रहते, तैरते रहते हैं सरफेस पे, तो इसी से नाम इसको सरगासो सी पड़ी है। नाउ सरगासो सी की बाउंड्री फिर क्या है? लैंड बाउंड्री है नहीं, तो क्या बाउंड्री है? तो आई एम शोइंग यू सरगासो सी ये है, देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। इसकी जो बाउंड्री है वो आपको गल्फ स्ट्रीम है, वेस्टर्न बाउंड्री गल्फ स्ट्रीम, वेस्टर्न में है गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है ना। नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक सी है, नॉर्थ अटलांटिक करेंट है। ईस्ट में कैनरी करेंट है, ईस्ट में कैनरी करेंट है। तो वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ साउथ में क्या है? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट, तो साउथ में। तो ये आपको 4 वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। तो आप समझ सकते हैं सरगासो सी, कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। और सरगासो क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे सरगासम एल्गी होती है, ठीक है, गोल्डन कलर के आप देख रहे हो एक कलर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा पे कौन सी लाइन है, ठीक है। रेडक्लिफ लाइन है, इंदिरा पॉइंट है, ड्यूरेंड लाइन है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है। तो अब समझिए इसमें इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है आपको ड्यूरेंड लाइन। इंडिया एंड अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन से जो कटती है ना, इंडिया अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन है इंडिया और तिब्बत के बीच में है, मतलब चाइना है ना, चाइना। देन आपको रेडक्लिफ लाइन जो है ये आपको इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो आपसे पूछ रहा है इंडिया चाइना के बीच में कौन सा है, तो ये है मैकमोहन लाइन। इंदिरा पॉइंट जो होता है ये आपको साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टेरिटरी है ये, ठीक है ना। निकोबार आइलैंड पे है ये, साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी है। नाउ यू कैन सी दैट इंदिरा पॉइंट, ड्यूरेंड लाइन 1893, रेडक्लिफ लाइन 1947, ये आपको 1914 में मैकमोहन लाइन, और इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, ये भी आपको बता दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्यों होती है राजस्थान में कम वर्षा? 2 कारण है इसमें। हम लोग पहले देखते हैं इसमें आंसर क्या लिखा हुआ है। इट इज़ टू हॉट, राजस्थान बहुत गर्मी है इसलिए वर्षा कम होती है, फालतू का हो गया। देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन्स ड्राई, यहाँ पे पानी नहीं है इसलिए यहाँ की जो हवाएं होते हैं वो शुष्क होती है। गलत बात है, कुछ ऐसा नहीं है। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट द, मतलब कि जैसे देखिए अगर मान लीजिए पहाड़ होती है तो अगर हवा जाएगी तो ये अपलिफ्ट ऊपर तरफ जाएगी तो बादल बनेगी तो बारिश होगी, है ना। तो कोई बैरियर ही नहीं होगी तो हवा तो ऐसे पास कर जाएगी, तो ऊपर उठेगी नहीं, तो फिर बारिश कैसे होगी? तो यही चीज़ जो है सो आपको बेसिकली राजस्थान में होता है, ठीक है। तो आंसर यही होगा, ठीक है। तो क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 2 ब्रांच हैं, जैसे मान लीजिए वन इज़ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, है ना। अगर मान लीजिए एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच से है ना, और एक जो है सो अरबियन सी ब्रांच से है, ठीक है ना। तो अरबियन सी से जाता है वो तो अरावली के पैरेलल में चला जाता है ऐसे, तो पैरेलल जाएगा तो ये तो टक्कर खाएगा ही नहीं, टक्कर खाएगा तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो अरबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून फ्लोज पैरेलल टू द अरावली माउंटेन रीचेज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया बट डड नॉट सेट मॉइस्चर ओवर राजस्थान बिकॉज ये पैरेलल चला गया, टक्कर खाएगा तभी तो ये ऊपर जाएगा। बे ऑफ बंगाल जो होता है इंडिया से, है ना, जब तक ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पहुंचता है तब तक उसकी मॉइस्चर जो है खत्म हो जाती है, क्योंकि जो वेस जो सी से जाती है ना, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से, तो मॉइस्चर लेके जाती है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च हुआ था।
ये बिल्कुल सही है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, और ये एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाते हैं? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी चीज़ क्या है कि द प्रोजेक्ट टाइगर इज टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 2022 की नेशनल बायोडाइवर्सिटी की थीम पूछी हुई है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो आपको 22 मई को हमेशा मनाई जाती है, तो 22 मई 2024 को जो मनाई गई है उसका थीम क्या है वो आप समझ लीजिए। बी पार्ट ऑफ द प्लान, बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये आपको थीम है, थीम ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 2024। ठीक है, तो बाकी ये तीनों ये सही हो जाएंगी। क्लियर? ये 22 की है, उस समय की क्वेश्चन थी। करेवा किस चीज़ के लिए फेमस है? आसान सा क्वेश्चन है। कश्मीर वैली में हमने बात किया था कि ग्लेशियल क्ले होती है, उसको बोलते हैं करेवा, और ये सैफ्रॉन के लिए फेमस है। ठीक है ना? सैफ्रॉन ड्राइड स्टिग्मा ऑफ द कॉर्कस सैटिवस फ्लावर, जिसको सैफ्रॉन कॉर्कस भी बोलते हैं, ये देख लो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें थोरियम सबसे ज़्यादा होता है? तो केरला जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा थोरियम का प्रोड्यूसर है इंडिया में। ठीक है ना? और भी आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, थोरियम इस सब जगह पे मिलता है। इट इज हेल्पिंग इन द न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में, और इसका जो फॉर्म होता है वो मोनाजाइट के फॉर्म में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री लोकेटेड है? सो नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स जो लोकेटेड है वो नेपा नगर में है। कहाँ पे है? नेपा नगर, नेपा नगर। और ये कहाँ पे है? नेपा नगर जो है इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। सो नेपा नगर जो है सो फेमस है न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री में। इनमें से कौन से जगह पे? तो नेपा नगर मध्य प्रदेश में है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। पहला कोल माइन इंडिया में, जहाँ पे प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? सो कोल माइनिंग जो इंडिया में है वो आपको रानीगंज कोल फील्ड से स्टार्ट हुआ था, जो 1774 में खुला था। कहाँ पे है ये? आसनसोल, है ना, आसनसोल एंड दुर्गापुर रीजन में है, आपको वेस्ट बंगाल में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति के कौन है? सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भील सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, भील सबसे ज़्यादा है। अच्छा, 2011 के सेंसस में शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कितनी थी पता है आपको? 10.42 करोड़। कितना कंट्री के पॉपुलेशन का कितना परसेंट था? 8.6%। दो चीज़ें याद रख लिए। और सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब जो था व्हील था। व्हील कहाँ पे? सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट में मिलते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सब जगह पे मिलती है शेड्यूल ट्राइब। बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है आगे पीछे भी। टोटल जोग्राफिकल एरिया बिहार का क्या है? 94,163 है स्क्वायर किलोमीटर। सो द आंसर इज, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, अगर माइल में पूछेगा स्क्वायर माइल में तो 36,357। अगला हमारा क्वेश्चन है विच रिवर को बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सो बिहार का शोक जो है सो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तिब्बत से। और चाइना, नेपाल और बिहार, नेपाल और इंडिया तीनों में नदी फ्लो होती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये गंगा की है। ठीक है ना? इसी के कारण से बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड आती है। इस बार भी आई थी, इसीलिए हम लोग बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल कहाँ पे है? तेलहर कुंड वाटरफॉल कहाँ पे है? सो तेलहर कुंड जो है वो कैमूर में है। कहाँ पे है? कैमूर में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। और भी है, तेलहर कुंड है। दुर्गावती फॉल जो है वो भी क्या है? कैमूर में है। ठीक है, दुर्गावती। नवादा में कौन सी इंपॉर्टेंट है? ककलोत फॉल, ककोलत फॉल, जो भी बोलिए, ककोलत फॉल है ना, ये आपको नवादा में फेमस है। ठीक है ना? इसके बाद कैमूर में एक और फॉल है, उसका नाम है करकट फॉल। सो कैमूर में तेलहर कुंड भी कैमूर में है, दुर्गावती फॉल है,
करकट फॉल भी है, ठीक है, क्लियर। रोहतास में ओखारिन कुंड है, रोहतास में एक है ओखारिन कुंड, ये आपको अलग से इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे हम लोग, है ना, क्लियर। इतनी चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली ऑक्सबो लेक, हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस किए हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो लेक है वो है काबर लेक, या इसको हम लोग काबर ताल वेटलैंड भी बोलते हैं, और बिहार का पहला रामसर साइट भी यही है, ठीक है, बिहार का पहला रामसर साइट भी यही है। कुशेश्वर लेक कहाँ पे है भाई? ये है दरभंगा बिहार में। कहाँ पे है? दरभंगा बिहार में। देन अनुपम लेक कहाँ पे है? ये आपको कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर, समझ में आ गया। गोगाविल लेक जो है ये आपको कहाँ पे है? कटिहार में है, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट, एशिया का है तो इंडिया का भी होगा, बिहार का भी। ये है कांवर लेक, ये है कहाँ पे? ये है बेगूसराय में, ठीक है, याद रखना है। नाउ यू कैन सी द कि कैसे लेक बनता है, नदी क्या ऐसे है, धीरे धीरे ऐसे हो गया, है ना, और फिर ये ऑक्सबो लेक बन गया, ये कट गया, नदी ऐसे चली जाने लगी, नदी ऐसा टेढ़ा है, मेंढर बना रही है ना, और फिर ऐसे ही से करते करते ये दोनों टच हो जाएगा, जब टच हो जाएगा और फिर ये नदी ऐसे फ्लो होने लगेगा, ये कट गया, दिस इज द ऑक्सबो लेक। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? बिहार डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट ऑफ माइंस है, उन्होंने कहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कि आप गोल्ड रिजर्व जो है सो जमुई डिस्ट्रिक्ट में देखिए। सो बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड की रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी किसको बोलते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, और सिल्क सिटी जो बिहार में बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? भागलपुर की, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला है व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर द सेंसस 2011? बहुत बार इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है कि बिहार की जो मेल लिटरेसी कितनी है और फीमेल कितनी है। बिहार की जो मेल लिटरेसी है वो 71.20 है और फीमेल है 51.50% है। नेशनल का अगर बात करें तो मेल लिटरेसी 82% है, फीमेल 65% है, ओवरऑल 74% है। अब बिहार की लिटरेसी अगर पूरी बात करें तो ओवरऑल जो है सो 61.80 है, मेल का 71 है, फीमेल का 51 है। बहुत बार हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है तो आपको तो याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड क्या है? तो ये तो आपको पता ही है कि सौर मंडल में सबसे प्रधान कौन है? ये है सन, ठीक है ना, क्योंकि सन के चारों तरफ ही बाकी सारी प्लैनेट घूमते हैं ग्रेविटेशनल पुल के कारण। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए इसमें, वेनस जो होती है ना, शुक्र जो है उसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, याद रख लेंगे, ठीक है ना। इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, अर्थ्स ट्विन। मार्स को ये बोलते हैं, मार्स को क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट, लाल ग्रह बोलते हैं मार्स को, ठीक है ना। जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इसको गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जुपिटर को हम विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं। बस नाम याद रखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना, ठीक है। बाकी आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों, अब पूछ रहा है नीफे, है ना, नीफे के विच एलिमेंट आर एबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ? इंटीरियर ये जो है सो, ये तो मुझे लगता है इसमें आंसर ही दे दिया, है ना। नीफे के निर्माण में किन तत्वों को, तो नीफे में तो क्या होगा आपको? निकेल और नी फेरम, सिंपल सी है ना। सबसे ज़्यादा अगर आपको बोलेगा कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन सी एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन। 46% अर्थ क्रस्ट का ये है। लेकिन अगर इंटीरियर को अगर मिला देगा, है ना, इंटीरियर को आप लोग कोर बोलते हैं, वो आपको बना हुआ है नीफे से, निकेल एंड आयरन से,
कभी कभी हिंदी भी पढ़नी चाहिए। देखो हिंदी में आपको नीचे लिख दिया हो वर्ड। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने की है? तो इसमें कुछ कुछ नाम दिया हुआ है। WM डेविस, ये अमेरिकन थे, ये अमेरिकन ज्योग्राफर थे, जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन दिया है, जिसको डेविशियन साइकिल भी बोलते हैं, डेविशियन साइकिल, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि जो लैंडस्केप्स हैं वो कैसे इवॉल्व होता है, पहले यूथ, फिर मैच्योरिटी, फिर ओल्ड एज, इरोजन के कारण। पहले है ठीक है, फिर इरोजन होते होते मैच्योर हो गया, फिर और ज़्यादा होते होते ओल्ड एज हो गया। सो ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट? विलियम मॉरिस डेविस ने। डेविशियन भी, इसको आपको डेविशियन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमको मतलब कि पहले हाई रिलीफ रहता है, बाद में ये आपको इरोजन होते होते फ्लैटर सरफेस बन जाता है। तो ये आपको डेविशियन ने बोला था, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना डेविस ने। ये जो आपको दिख रहे हैं वुल्ड्रिज जो है, SW वुल्ड्रिज, ये आपको ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश से हैं, ये भी ज्योग्राफर हैं। इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी में बात किया है। इन्होंने बात किया था कि फिजिकल फीचर ऑफ लैंडस्केप, कोई भी लैंडस्केप है ना, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो लैंडस्केप्स है उसके फिजिकल फीचर्स पे आपको स्टडी किया था, फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंडस्केप्स। कोबर जी हैं, ये आपको जर्मन के हैं, जियोलॉजिस्ट ये भी हैं। इन्होंने टेक्टोनिक थ्योरी या माउंटेन के फॉर्मेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है, और इन्होंने ही दिया था जियोसिंक्लाइनर थ्योरी। बोला कि जियोसिंक्लाइन लगते लगते नदियां जो है सो बहते बहते लेके जमा करते करते ये आपको बना देती है माउंटेन। इन्होंने बोला था कि जियोसिंक्लाइनल थ्योरी ऑफ माउंटेन इन्होंने दिया था कि माउंटेन फॉर्मेशन कैसे होता है। और ए होम्स है, अर्थर होम्स के बारे में जानते ही, ये ब्रिटिशर है, जियोलॉजिस्ट है, और इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स पे बात किया था, ठीक है ना। क्लियर? बस इतनी याद, एक एक लाइन याद रखेंगे, काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरजने वाला चालीसा, क्रुद्ध 50, चीखने वाला 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? इन विच हेमिस्फेयर रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और श्रिंकिंग 60। 40 डिग्री है ना, 50 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ पे जो हवाएं चलती है उसके बारे में बात किया है। तो ये कौन सा हेमिस्फेयर है? देखिए, अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर में हम देखेंगे, हम अगर मैप देखेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या है कि आपको नॉर्थ हेमिस्फेयर में अगर देखेंगे तो ये 40, 50, 60 इस पे लैंड मास है, तो हवाएं बहुत तेज़ से नहीं चल पाती है। बट अगर हम यहाँ पे चले जाएंगे साउथ में तो लैंड मास बहुत कम है, तो यहाँ पे सबसे कम लैंड मास है, तो यहाँ पे हवाएं यहाँ से सीधे पूरा में यहाँ पे चलती होगी। तो उसकी जो गर्जन होती है ना, जो गर्जन होती है वो आपको, तो ये 40 डिग्री पे जो आपको जो हवाएं चलती है, क्योंकि खाली है तो उसको बोलते हैं रोरिंग 40। 50 पे चलती है तो और ज़्यादा, फ्यूरियस 50 और स्क्रीमिंग 60, एकदम डराने वाला हवा का जो है सो आवाज़ आती है, वो बोलते हैं स्क्रीमिंग 60, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ पे है? ये है साउदर्न हेमिस्फीयर में। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? देखिए, हमारी जो कन्वेंशन है, मतलब जो हम लोग चलाते हैं शुरू से, वो है कि 3 सेशन होनी चाहिए, 3 सेशन होती है। वन इज़ द बजट सेशन। बजट सेशन जो होता है वो आपको फरवरी टू मई तक में होता है। मॉनसून सेशन होती है, उसके बाद मॉनसून सेशन होती है जुलाई टू सितंबर होती है, और विंटर सेशन होती है नवंबर से मतलब दिसंबर, ठीक है। अब ये सेशन को बुलाता कौन है? तो ये आपको कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है ना, ये आपको ये डिसीजन लेता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान लेना है। अब हमारी आर्टिकल जो 85 है, इसमें आपको लिखा हुआ है, हमारे संविधान की आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल फॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम, जब वो चाहे, मतलब प्रेसिडेंट टाइम किसी भी टाइम में समन कर सकते हैं दोनों हाउस को कि उनको हाउस की मीट होगी, है ना, जिस भी टाइम पे प्रेसिडेंट चाहेंगे और जिस भी प्लेस पे। तो प्लेस भी कोई
फिक्स नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन 2 मीटिंग के बीच में, 2 सिटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? 2 के बीच में, है ना, लास्ट डे ऑफ द सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग, है ना, और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट सेशन, इसके बीच में 6 महीने से गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये संविधान के 85 में लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि सामान्यतः कितने होते हैं, तो सामान्यतः 3 होते हैं बाई कन्वेंशन। यह हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को जहां पे और जब चाहे वो बुला सकते हैं, दोनों हाउस को समन कर सकते हैं कि सिटिंग बैठानी है। लेकिन ध्यान रहे कि 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम गैप 6 मंथ है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन का। अब एक चीज़ समझिए, 1834 में आपको चार्टर एक्ट जो 1833 आई थी, उसके थ्रू 1834 में बनाई गई थी पहला लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन। ये हम लोग याद रखेंगे सर। और क्या याद रखेंगे, कौन से चेयरमैन थे इसमें, तो आप लोग पता है लॉर्ड मैकले। और इन्होंने रिकमेंड किया था फॉर कोडिफिकेशन ऑफ पेनल कोड, पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। ठीक है ना। इसके बाद 1955 में जब भारत आज़ाद हो गया था, तो पहला लॉ कमीशन जो बनाया गया था, वो उस समय जो अटॉर्नी जनरल थे MC स्टेवाल्ड, क्या था, मिस्टर MC सेतलवाद, MC सेतलवाद जो उस समय अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे, उनको लॉ कमीशन की चेयरमैन, पहले लॉ कमीशन का चेयर बनाया। दोनों चीज़ याद रखेंगे। सबसे पहले 1833 एक्ट के तहत 1834 में पहली लॉ कमीशन बनाई गई थी लॉर्ड मैकली के समय में, और इंडिपेंडेंट इंडिया में 1955 में जो बनाई गई थी फर्स्ट लॉ कमीशन, उसके हेड जो थे MC सेतलवाद थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू किया जाए, तो भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन करनी पड़ेगी। ठीक है, भारतीय संविधान के 83 में संशोधन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में लिखी हुई है। 172 में करनी पड़ेगी, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के ड्यूरेशन की बात में लिखी हुई है। 246 में तो ये आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना। 246 में आपको सब्जेक्ट मैटर लिखी हुई है, तो आपको तो पता ही है मोर देन वन ऑफ द एबव हो गया। 356 में आपको प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, ठीक है ना, प्रेसिडेंट रूल्स। ठीक है। और 246 में है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, 3 लिस्ट की बात इसमें की गई हुई है। तो आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन में करने के लिए इन सारी चीज़ों में चेंज लानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। अभी जो करंट में पंचायती राज जो है सो सारी जगह पे है। कहाँ कहाँ नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, ठीक है ना, और दिल्ली में है, बाकी किसी यूनियन टेरिटरीज में नहीं है। ठीक है, इवन जम्मू कश्मीर में तो है। ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो डज नॉट में क्या हो जाएगा, डज नॉट कहाँ पे नहीं है, इसमें केरला में है। ठीक है, सो मोर देन वन ऑफ द एबव है जिसमें पंचायत सिस्टम नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी फॉर द लोकसभा, ये कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन करती है। स्टेट को कितनी कंस्टिट्यूशन में बांटा जाए लोकसभा की, ये कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। कब तक डिलिमिटेशन कमीशन को फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है, सीट्स वगैरह फिक्स करती है। तो डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार सेटअप अभी तक किया गया हुआ है। 1952, ठीक है ना, एंड 1962, 1972 और 2002। ठीक है, 1952 एक्ट, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 और डिलिमिटेशन कमीशन 2002। 84 जो अमेंडमेंट हुआ था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 आया था, उसमें डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को 2026 तक, 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा, 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा तब तक के लिए फ्रीज कर दिया है कि जैसा जो सीट रहेगा वैसा ही रहेगा। समझ में आया। तो 2026 तक के लिए ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट का प्रोटेक्टर है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है
है ना। तो सिविल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज अ सिविल कोर्ट, ठीक है, सिविल और फेडरल कोर्ट, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एज अ फेडरल कोर्ट करता है, क्योंकि ये डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। तो ये फेडरल कोर्ट की तरह तो वर्क करता ही है। सुप्रीम कोर्ट जो है सो सबसे बड़ा कोर्ट्स है, सब कोर्ट्स में सबसे हाई कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है। ये ह्यूमन राइट का प्रोटेक्टर भी है, फंडामेंटल राइट को भी सेफगार्ड करता है ना। तो ये आपको ये भी होगा। और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है, प्रोटेक्टर एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट में मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला हमारा क्वेश्चन है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, द स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूएंट। पंचायत की फाइनेंशियल कंडीशन को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हर 5 साल पे क्या कंस्टिट्यूट करती है। तो हमारी जो 74वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी, है ना, उसमें आपको ये बात की गई थी कि पंचायत की जहाँ पे व्यवस्था की गई थी उसमें है 243I में लिखा हुआ है, 243I अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट हर 5 साल पे बनाएंगे क्या, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन करेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन जो पंचायत की है वो कैसी है, ठीक है। ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगला है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल बनाना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हार्मोनियस लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक चीज़ आप समझिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम आई थी वो 1952 में आई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आई थी वो 1953 में आई थी, इसी को टेक्नोलॉजिकल हेल्प करने के लिए। तो बहुत सारे गोल थे इसमें, ह्यूमन कैपिटल बनाना, है ना, कि स्किल देंगे, एजुकेशन देंगे, है ना, तो ह्यूमन कैपिटल बनेगा। देन इन्होंने कहा था कि जो भी हम काम करेंगे सस्टेनेबल करेंगे प्रैक्टिस, जिससे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्शन हो जाए। देन इन्होंने फिर ये बात किया था कि सोशल कोहेशन होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हार्मोनियस लाइफ पे बात किया था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात किया था कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटी डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तो ये सारे जो है सो ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022, उसमें कितने मेंबर्स थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें थोड़ा सा चीज़ें समझिए। वाइस प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन होती है, सो प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो पता ही है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन पता है ना, 54 आर्टिकल में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन का में कौन कौन वोट दे सकता है, ये 54 में लिखा हुआ है इलेक्टोरल कॉलेज। उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ किसके, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। इसमें आपको यूटी वाले भी आ जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है उसमें होते हैं दोनों एमपीज बस होते हैं, ठीक है, क्लियर, बोथ हाउस पार्लियामेंट के एमपी होते हैं, क्लियर। अब इसमें अगर हम बात करें, देखिए समझिए इस चीज़ को, कितने 2022 में जो हुआ था उसमें कितने लोग हैं, ठीक है। लास्ट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन यही था, है ना, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा में टोटल जो है सो देखिए 780 सीट है। अगर हम यहाँ से दिखा देते हैं टोटल 788, यहाँ पर याद रखिए, बाकी हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो देखिए लोकसभा में जो उस समय 22 में जो स्थिति थी उसके अनुसार से बता रहे हैं, एनडीए के 780 में 462 थे, 141 थे, 177 थे, ठीक है। सो 462, 141 यूपीए के थे और अदर के 177 थे। टोटल मिला के ये क्या हो जाएगा, 0, 8 और ये 8, 780 हो गए। इसके बाद तो 780 तो ये हो गए इलेक्टोरल कॉलेज में। इसके बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व हो गया था प्रेसिडेंट को, तो इसके 4 राज्यसभा के सीट जो थे वो वैकेंट थे, तो 4 और ये होते। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कितने मेंबर्स थे आपको समझ में रखना, इलेक्टोरल कॉलेज में कितने मेंबर होते हैं, वोट कितने दिए, वी आर नॉट गोइंग टू सी कितने इलेक्टोरल कॉलेज में थे। तो 780, ये 4 आ गए ऐड, जम्मू कश्मीर के जो आपको 4 राज्यसभा का सीट है जो वैकेंट है, एक राज्यसभा का सीट त्रिपुरा का वैकेंट है, तो +1 ये कर दीजिए, और 3 नॉमिनेटेड मेंबर सीट जो है सो वो भी वैकेंट था उस समय। तो टोटल 788 सीट थी। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें कितने मेंबर्स हो गए, 788, ठीक है। तो इतना तो याद रख ही सकते हो, 788। अगला है, द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन
फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हैं। देखिए यूएसए में ऐसा रूल्स है कि 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बट इंडिया में क्या है, आर्टिकल 57 में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक पर्सन आपको री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है, तो जितनी बार मन होगा उतनी बार बन सकता है। सो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। कुछ भी अच्छी चीज़ें होती है तो उसमें समय लगता है, तो इसलिए आराम से काम कीजिए, आराम से पढ़िए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इट्स 67 बीपीएससी की हम लोग कर रहे हैं, है ना, और ये 25वीं लेक्चर है। सो विल मीट इन द 26th लेक्चर। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन द pyq_pedia चैनल। यू विल गेट नोटिफिकेशन, अगर कुछ भी नया आएगा तो यू कैन गेट द क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना, और करंट अफेयर्स जो बिहार स्पेशल ये इंडियन करंट अफेयर्स हैं उस पर भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।